हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर हैं, जिसमें कि रहेगा आपका एचपी जीके रहेगा, हिंदी ग्रामर रहेगा, इंग्लिश का ग्रामर रहेगा और मैथ का सेक्शन जो इसमें रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि डेली आपके लिए जो वो मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं, हर रोज़ शाम को 7:30 बजे अपलोड होते हैं। तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी 39 मॉक टेस्ट पहले ही अपलोड कर रखे हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट एसपी पटवारी और पुलिस एग्ज़ाम 2025 के नाम से हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके आप सीक्वेंस वाइज उन सारे मॉक टेस्टों को भी अटेंड कर सकते हो। बाकी डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं, आप डेली वीडियो को वॉच आउट कर लीजिए, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. अह्यूम शिमला के किस भवन में रहते थे। तो रोथनी कैसल में रहते थे, वारनस कोर्ट, पीटर होप या गॉर्टन दुर्ग। तो ये रहते थे रोथनी कैसल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, घंटाल पर्व किस जिले में मनाया जाता है। तो घंटाल पर्व कांगड़ा में मनाया जाता है, किन्नौर में, लाहौल स्पीति में या फिर बिलासपुर में। तो ये मनाया जाता है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, सुंदर नगर का प्राचीन नाम क्या था। तो सुंदर नगर का प्राचीन नाम ब्रह्मपुरा था। ब्रह्मपुरा आपको पता है कि भरमौर का प्राचीन नाम था, ठीक है। बनेड़, ये सुंदर नगर का प्राचीन नाम है, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया। सुंदर नगर का प्राचीन नाम बनेड़ है। धमेरी नूरपुर का प्राचीन नाम था नूरपुर। और किरग्राम, जो किरग्राम है ये आपका बैजनाथ का प्राचीन नाम था। तो सुंदर नगर का प्राचीन नाम था आपका बनेड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंडूर नालागढ़ रियासत की स्थापना किसने की थी। तो जो हंडूर नालागढ़ रियासत है, इसकी स्थापना जो वो किसने की थी। वीरचंद ने की थी, अजय चंद ने, आलमचंद ने या फिर हरिचंद ने। तो ये करी थी आपके अजय चंद ने जो ये हंडूर नालागढ़ रियासत की स्थापना जो ये की थी। तो अजय चंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यमुना नदी का पौराणिक संबंध किससे है। तो सूर्य से है, चंद्रमा से है, विष्णु से है, कृष्ण से है। तो यमुना नदी का जो पौराणिक संबंध है ये सूर्य से है। सूर्य की पुत्री थी यमी और उसी के नाम से ही यमुना नदी का नाम पड़ा था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहना किस जिले का लोकगीत है। तो ये मोहना है, ठीक है। मोहना जो है ये किस जिले का लोकगीत है। तो ये सिरमौर का है, बिलासपुर का है, चंबा का या फिर मंडी का है। तो मोहना जो आपका ये बिलासपुर का लोकगीत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में शिवालिक पहाड़ियाँ को किस नाम से जाना जाता था। तो धौलाधर पर्वत के नाम से, हिमालय पर्वत के नाम से, विंध्याचल या मेनाक पर्वत के नाम से। तो प्राचीन काल में जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं उनको मेनाक पर्वत के नाम से जाना जाता था। और शिवालिक पहाड़ियों के अंतर्गत आने वाले जो मुख्य ज़िले हैं वो कौन से आपके, वो आपके हमीरपुर और ऊना, ठीक है। हमीरपुर और ऊना जिले जो ये पूर्ण रूप से शिवालिक पहाड़ियों के अंतर्गत जो है आते हैं। और शिवालिक पहाड़ियाँ किसके लिए फेमस है, खट्टे फलों के लिए, ठीक है। खट्टे फलों के लिए फेमस आपकी शिवालिक जो ये पहाड़ी हैं। तो मेनाक पर्वत हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार अजीत सिंह स्मारक कहाँ स्थित है। तो पांवटा साहिब में, कांगड़ा में, अंद्रेटा में या पंचकुला में। तो जो आपका सरदार अजीत सिंह स्मारक जो है ये पंचकुला में, ठीक है। पंचकुला चंबा में स्थित है ये, पंचकुला चंबा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्यास नदी किस स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो संथोल में करती है, तांडी में करती है, मिर्थल में करती है, मुबारकपुर में। तो ये मिर्थल में, ब्यास नदी जो है वो मिर्थल स्थान पर जो वो मैदानी भागों में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भटियात किस जिले में स्थित है। तो भटियात तहसील है, ये किस जिले की है। तो चंबा, कांगड़ा, शिमला, मंडी। तो ये चंबा में स्थित है भटियात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी का कि कमल के समान सुंदर मुख में कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है या फिर यमक अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, मतलब एक पंक्ति आएगी और उसमें वर्ण जो है वो बार बार दोहराया जाएगा, एक वर्ण जो वो बार बार आएगा। तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हो, जहाँ पर शब्द बार बार दोहराए जाए, शब्दों की आवृत्ति हो, वहाँ पर
यमक अलंकार होता है और रूपक अलंकार जब आपको एग्जाम्पल आएगा तो उसी के थ्रू समझाएंगे। और उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार में तुलना की जाती है, ठीक है, किसी चीज़ की किसी चीज़ से तुलना की जाती है। जैसे यहाँ बोला कि कमल के समान सुंदर मुख, मुख को कैसे बताया गया है? कमल के समान सुंदर, तो इसमें उपमा करी गई है, तुलना की गई है, तो जिसमें उपमा करी जाए, ठीक है, तो उसमें जो होता है आपका अलंकार उपमा अलंकार हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा की लहरें मुस्कुरा रही है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानवीकरण या अनुप्रास। तो गंगा की लहरें मुस्कुरा रही है, तो ये ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर प्राकृतिक चीज़ों में, ठीक है, जहाँ पर प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जाए, प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, जहाँ पर प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, वहाँ पर जो अलंकार होता है आपका मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है, मानवीकरण अलंकार हो जाता है वहाँ पर। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि गंगा की लहरें मुस्कुरा रही है, तो गंगा नदी है और लहरों को बोला गया कि ये मुस्कुरा रही हैं। तो मुस्कुराना जो प्रवृत्ति है ये इंसान की है, ठीक है, मुस्कुराना जो प्रवृत्ति है ये इंसान की है। तो ये जो मानवीय जो प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाएं, अब लहरें मुस्कुराती नहीं हैं, तो ये सिर्फ मानवीय भावनाओं का वर्णन किया गया है। तो इस करके ये जो अलंकार है आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जाए पर वहाँ पर आपका उपमा क्या बोलते हैं इसको, मानवीयकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसी कलियाँ मुस्कुराई, तो मुस्कुराने और हंसने का काम इंसान का है, लेकिन कलियों के लिए यूज किया गया, तो ये जो अलंकार हो जाएगा आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सुर प्लस इंद्र में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे अ आ रहा है और यहाँ पे छोटी ई आ रही है, ये मिलकर बना रहे हैं ए सुरेंद्र। तो ये जो गुण होता है आपका गुण संधि का होता है, ठीक है, तो इसमें संधि हो जाएगी सुरेंद्र में गुण संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महेंद्र में सेम आ गया, महाजम इंद्र, एक ही महा यहाँ से आ गया, यहाँ से ई आ गया और ये फिर बना ए, और ये आपका होता है गुण संधि का, जो अभी पीछे एग्जाम्पल बताया मैंने वही, तो इसमें भी संधि हो जाएगी गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जब वाक्य में कर्ता प्रमुख होता है तो वहाँ उसमें क्या उससे क्या कहते हैं, मतलब जहाँ पर कर्ता की प्रधानता वह कौन सा वाच्य होता है? कर्म वाच्य होता है, भाववाच्य, कृतवाच्य। तो जहाँ पर वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो वहाँ पर कृतवाच्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह दौड़ रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अच्छा, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि मोहन दौड़ रहा है, मोहन दौड़ रहा है, ठीक है, तो दौड़ने का असर किस पे पड़ रहा है? मोहन ही थकेगा, यही थक रहा है, इसका असर इसी पे ही पड़ रहा है, ठीक है। तो जब कोई काम किया जाता है तो उसका असर जो वो कर्ता पर ही पड़े, तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया जो वो हो जाती है। और जहाँ पर क्रिया का ट्रांसफर हो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। जैसे रोहन ने सोहन को थप्पड़ मारा, तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया, क्योंकि उसका असर जो क्रिया का ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे मोहन दौड़ रहा है तो दौड़ने का असर मोहन पे ही पड़ रहा है, तो जहाँ पे क्रिया का ट्रांसफर ना हो उसमें अकर्मक क्रिया लगती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंग्लिश का अब यहाँ से तो क्वेश्चन है कि आपका यू अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, तो यहाँ पे आपका मॉडल वर्ब जो फिलअप करना है। तो कैन आपको पता है कि कैपेसिटी के लिए आता है, ठीक है, तो कैपेसिटी की बात हो नहीं रही यहाँ पे, ठीक है, कैपेसिटी की बात हो नहीं रही है। मे पॉसिबिलिटी के लिए आता है, और कैन जो अब कुड का पास्ट होता है, कैन का पास्ट होता है कुड। तो यहाँ पे क्या आएगा? यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, तुम्हें जो अपनी गलती के लिए अवश्य क्षमा मांगनी चाहिए। जहाँ पर जोर दे के बात की जाती है तो वहाँ पे मस्ट का यूज जो ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लेटर डैश बाय द मैनेजर। अच्छा, पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में आपका हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, ध्यान रखेंगे। आपने कैसे लगा पता है? क्योंकि यहाँ लिखा है द लेटर बाय आ गया, द मैनेजर, तो ये पैसिव वॉइस हो गया, तो राइट आएगा नहीं, और रोट आएगा नहीं, सेकंड फॉर्म है, राइटिंग आएगी नहीं, आईएनजी फॉर्म है, तो इज़ रिटन आ जाएगा। द लेटर इज़ रिटन बाय द मैनेजर, ये एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में इन्होंने बताया है, ठीक है। और अगर इसको अपने एक्टिव वॉइस में करना होगा तो इसमें आ जाएगा द मैनेजर राइट, WRIT राइट द लेटर। बस इसको इन्होंने पैसिव वॉइस में करा यहाँ। द लेटर इज़, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी जो यहाँ पे रिटन में है। तो ये द लेटर इज़ रिटन बाय द मैनेजर,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिलिंग द ब्लैंक्स आपके किसी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, तो ये कर दिए पीछे हमने। आई हैव डैश आइडिया टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो आपको पता है कि आइडिया आइडिया ए की साउंड आ रही है, तो आई हैव एन आइडिया, ठीक है, जहाँ पर ई की साउंड आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे जो आपका ए की साउंड आ जाए, तो वहाँ पे जो आपका क्या लगता है, ए जो लगता है, तो ए आ जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा, एन लगता है जहाँ पे आपका वोवल की साउंड आ जाए, ठीक है, वहाँ पे एन, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड आ जाए वहाँ पे ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी इज़ द बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम, यहाँ पे द ही आएगा, क्यों, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री, जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, तो सी इज़ द बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्विकली, क्विकली पूछा आपका कि क्या ये नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है, तो क्विकली ये आपका क्या है, एडवर्ब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का सेक्शन स्टार्ट आपका यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये मैथ का, बोलते हैं कि यदि किसी वस्तु की कीमत 10% घट जाए और फिर 10% बढ़ जाए, ठीक है, पहले ये कोई वस्तु है, इसकी कीमत पहले क्या थी, 10% बढ़ गई, 10 से 11 हो गई, फिर दूसरा टाइम इस वस्तु में क्या हुआ, इसकी कीमत 10% पहले घटने को बोला है ना, तो क्वेश्चन पर लेना ध्यान से। बोलते यदि किसी वस्तु की कीमत पहले 10% घट जाए, 10% मतलब पहले सबसे पहले परसेंटेज वैल्यू पता होना चाहिए, 10% की परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे 1/10 होता है। तो अब बोला कि किसी वस्तु की कीमत पहले 10% घट जाए, 10 थी, 1 कम हो गई, 10 से 9 रहेगी, फिर बोला यहाँ भी इन्होंने कि उसके और फिर 10% बढ़ जाए, तो 10 थी और 11 हो गई, ठीक है, तो बोला कि कुल परिवर्तन क्या होगा, तो यहाँ पे जो आपका परिवर्तन जो आपका आ जाएगा कि कुल परिवर्तन जो है वो क्या होगा, तो ये कुल परिवर्तन ये कितने हो गए, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, और 11 को 9 से पलटे तो 11 9 जा 11 9 जा 99, ठीक है, तो कितने का परिवर्तन हुआ, 100 था, 1 रुपये क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन परसेंटेज में पूछा हमने, तो परसेंटेज में पूछा तो किससे कम हुआ, 100 से कम हुआ, 1/100 गुना 100, तो ये आ जाएगा आपका 1% जो यहाँ पे ये कम होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या, जैसे क्वेश्चन बोला गया वैसे करना, यदि 75, ठीक है, यदि 75 को किसी संख्या का 25% कहा जाए, ये किसी संख्या, ये संख्या और इसका 25% कहा जाए, इस संख्या का 25% है 75, बोलने का मतलब ये है कि जब ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम 25% वाले, तो 75 हमारे निकलते हैं, x का 25% है ये 75, तो हमें ये x ये फाइंड आउट करना है ये कितना है, तो x गुणा 25/% है बटे 100 इज इक्वल टू 75, 25 हैं 75, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 वो संख्या आ जाएगी, 300 का 25% है 75, नहीं तो यहाँ देख लो 300, ठीक है, 25% निकाल लो इसका, 25 75 आ गई वही वैल्यू 75, ये 75, तो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया होता है, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, और ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु की कीमत, ये कोई वस्तु है जिसकी कीमत 25% से बढ़ाकर 25% से बढ़ाकर जो वो 800 कर दी जाती है, तो उसकी मूल कीमत क्या होगी, मूल कीमत पूछा गया बेस प्राइस, ये जो कीमत दे रखी है आपके पास 800, ये बढ़ी हुई कीमत है, तो सबसे पहले तो आप 25% की परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो 25/100 हो जाएगा, ठीक है, 25% की परसेंटेज वैल्यू 25/100 काट दो 1/4 आ जाएगा, ठीक है, ये वस्तु है ए, ठीक है, 25% से बढ़ के इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 4, बड़ी कितनी 1, बी हो कितनी गई है 5 हो गई, ठीक है, तो बोला कि यदि किसी वस्तु की कीमत 25% से बढ़कर 800 कर दी जाती है तो उसकी मूल कीमत क्या होगी, ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, ये 800 के बराबर है, तो कितने यूनिट होगी, ये काट दो इसको, 5 एकम 5, ठीक है, 3 बच गए, 6 5 30 160, ये 5 का 160 गुना है तो ये भी 4 का 160 गुना हो जाएगा, तो 16 चौके 64, 640 जो इसकी एक्चुअल प्राइस है, पहले वाली प्राइस है, और इसमें जब 25% करोगे आप बढ़ाओगे तो ये
800 बन जाएगी। तो ये 640 है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में छात्र ने 75% अंक प्राप्त किए, यदि कुल अंक 800 थे तो उसके कितने अंक थे। अंक पूछे हैं, परसेंटेज में 75%, लेकिन आपने डिजिट में बताने हैं। तो 800 का 75% यहाँ पे निकाल दो, सिंपल सा परसेंटेज निकालते हैं। तो ये 8 गुणा 75 हो गया, कितना होते हैं 8 पंजे 40 हो गया, 4 आ गया, 8 7 56 और 60 600। तो 600 जो है इसका अंक, तो जो छात्र थे उसके अंक कितने हैं 600 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु की कीमत पहले 50% वृद्धि की जाती है, ठीक है। पहले 50% की परसेंटेज वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगी आपके 1/2। पहले क्या किया जाता है 50% वृद्धि की जाती है। ये ए कोई वस्तु है, ये 2 थी, ठीक है, 3 हो गई, वृद्धि करके कितनी होगी 3 होगी, क्योंकि वृद्धि हुई ना तो बढ़ गई, मतलब तो 2 थी 50% वृद्धि होगी, मतलब 1 की वृद्धि हो गई, तो ये 3 हो गया। फिर बोला कि 20% कमी की जाती है, तो 20% की परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी 1/5। क्या होती है कमी होती है दूसरी बार, तो 5 थी, कितनी रह जाती है 4 रह जाती है, ठीक है। तो बोला उसकी मूल कीमत 1400, यदि उसकी कमी की जाती है तो यदि नई कीमत जो है नई कीमत वो 1440 है तो मूल कीमत ज्ञात कीजिए। तो ये 5 दूने 10 हो गई, ये कितनी होगी 4 3 12 हो गया। अब बोला क्या है नई कीमत जो उसकी 1440 है, मतलब ये नई कीमत है 12, पुरानी कितनी है 10, ये कितनी है यहाँ डिजिट में दे रखा हमने 1440। तो ये कितना गुना है 12 बार 144, ठीक है। तो ये 120 गुना है, अगर ये 120 गुना है तो ये भी 120 गुना होगा। तो जो आपकी मूल कीमत थी वो कितनी आ जाएगी 1200। जब 120 को 100 से गुना करेंगे तो हम कितना आ जाएगा 1200। तो 1200 जो है इसकी ये मूल कीमत थी, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन, जिसमें कि आपके 27 क्वेश्चन थे। तो 27 क्वेश्चन में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।